हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। आज मैं आपके सामने एक बड़ा खुलासा लेकर आया हूँ। मेनी ऑफ यू रिमेंबर दैट अ कमीशन ऑफ इंक्वायरी was set up by the Uttar Pradesh government under Justice Sahai to find out the identity of Gumnami Baba. This commission was set up in June 2016 and it submitted the report in September 2017. It couldn't reach any conclusion regarding the identity of गुमनामी बाबा। वो ये पता नहीं कर पाए थे कि गुमनामी बाबा नाम के जो शख्स थे वो उनका असली आइडेंटिटी क्या था। पर ये इन्होंने ज़रूर कह दिया कि ये नेताजी नहीं थे, शायद नेताजी के कोई एसोसिएट थे, कोई फॉलोअर थे, नेताजी जैसे थे, बहुत बड़ा कोई शख्स थे, बट नेताजी नहीं थे। तो हमने इस पर चर्चा की है पहले भी, आगे भी करेंगे। मैं और एक एपिसोड करूंगा, थोड़ा डिटेल में ब्रेक डाउन करूंगा कमीशन का जो काम था, जो इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस था उसके ऊपर। बट आज का जो खुलासा है वो कुछ और है। हाल ही में हमारे हाथ लगे कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे दोस्त शायक सेन जो कोलकाता में रहते हैं उनके थ्रू हिज लॉयर वी गॉट होल्ड ऑफ some documents which were submitted by the Uttar Pradesh government to the Allahabad High Court. और ये जो documents हमारे हाथ लगे हैं they throw a completely new light on the entire process of investigation. ये documents ये सवाल खड़ा करता है कि कमीशन का, सहाय कमीशन का जो conclusion था, was it predetermined? Was it influenced by the government view? क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, उस पे आने से पहले मुझे आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। कहानी की शुरुआत होती है 1986 में। 1985 की सितंबर में गुमनामी बाबा की मौत हो चुकी है। उसके बाद लोकल न्यूज़पेपर्स, नेशनल न्यूज़पेपर्स, रीजनल न्यूज़पेपर्स में काफ़ी सारा इन्वेस्टिगेटिव आर्टिकल्स लिखे गए हैं और उनमें से एक था नॉर्दर्न इंडियन पत्रिका का इन्वेस्टिगेटिव सीरीज़, जिसमें उन्होंने कई एपिसोड्स के थ्रू बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्स एंड इंटरव्यूज दे रीच द कंक्लूजन दैट गुमनामी बाबा वाज नन अदर देन नेताजी। ये आर्टिकल्स जो है ये पढ़ने के बाद नेताजी की भतीजी, उनके नेताजी के बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस, उनकी लड़की, उनकी बेटी ललिता बोस जा पहुंची फैज़ाबाद। उन्होंने जाके सब कुछ वहाँ पे देखा, जो सामान मिला वो देखा, लोगों से बात की, एंड शी मोर और लेस रीच्ड दिस कंक्लूजन दैट ही वाज हर अंकल। So she ran from pillar to post. She appealed to the chief minister, she appealed to the district magistrate, to the police department to conduct an inquiry. और उसी वक्त एक स्टेटमेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का न्यूज़पेपर में आया था कि विद इन 90 डेज़ अगर कोई जो गुमनामी बाबा का जो सामान था, ब्रह्मन जी का जो सामान था, वो अगर कोई क्लेम नहीं करता है तो उसको इंटेस्टेट मान के ऑक्शन करा दिया जाएगा। सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, द फर्स्ट एम ऑफ ललिता बोस बिकेम टू प्रिजर्व दोज मटेरियल्स, thousands of books, thousands of documents, letters, telegrams, personal items, ये सारे जो थे ललिता बोस को ये समझ में आ गया था कि इनको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक चिट्ठी लिखा ऑन 30th January 1986 टू प्रिपेयर अ प्रॉपर इन्वेंटरी एंड टू प्रिजर्व ऑल दोज आइटम्स। तो कोई जवाब नहीं मिला, कोई एक्शन नहीं हुआ उसके ऊपर, तो ललिता बोस वेंट एंड फाइल्ड अ केस इन द लखनऊ बेंच ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट। उसमें उन्होंने रिस्पोंडेंट्स बनाया उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को, चीफ सेक्रेटरी को, होम सेक्रेटरी को और फैज़ाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। ये थोड़ा लीगलिस्टिक मैटर आएगा, आई विल ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल, पर आपको थोड़ा फैक्ट्स पे, क्रोनोलॉजी पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये डिफेंडेंट्स जो चार थे वो चारों उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के थे, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी एंड द डीएम ऑफ फैज़ाबाद।
और इसमें उन्होंने 3 स्पेसिफिक प्रेयर्स कोर्ट के सामने रखे. हर प्रेयर्स वर फर्स्टली टू कंडक्ट a thorough inquiry into the entire matter. Now it is clear that entire matter, the whole matter की जब बात कर रहे हैं उसका मतलब साफ है, और उन्होंने अपने एक रिट पिटिशन में ये क्लियर कर दिया था कि ये पता लगाया जाए कि ये सारे सामान जो मिले हैं वो नेताजी के थे या नहीं. और जाहिर है कि उसका मतलब ये निकलता है कि जो संत वहाँ थे, जो गुमनामी बाबा के नाम से जाने जाते थे, वही नेताजी है कि नहीं. Her second prayer was to prepare a thorough inventory of all the materials recovered from Ram Bhavan. And her third prayer was to stop auction of those materials. जो पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा था कभी न्यूज़पेपर को कि ऑक्शन कर सकते हैं इसको, तो शी वांटेड द कोर्ट टू स्टॉप द ऑक्शन एंड सेंड एवरी पीस ऑफ every item recovered from Ram Bhavan or found at Ram Bhavan to the National Archives for proper scrutiny and evaluation. The judges understood the gravity of the petition. हमारे कोर्ट्स में तो वैसे महीने साल लग जाते हैं to get a hearing and to get an order, but on the same day the court responded on the same day. The court ने सरकार को, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करने के लिए कहा, बट इंटरिम मेजर के हिसाब से द कोर्ट ऑर्डर्ड दैट अ डिटेल्ड इन्वेंटरी बी प्रिपेयर्ड ऑफ ऑल द मटेरियल्स फाउंड इन राम भवन एंड ऑल ऑफ देम शुड बी मूव्ड टू द डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी एंड केप्ट अंडर लॉक एंड की. कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को जो रिस्पॉन्ड करने के लिए बोला, वो रिस्पॉन्स आने में 10 साल लग गए. इससे पता चलता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, उनका इस मामले पे नज़रिया क्या है. ये स्टेट गवर्नमेंट का जो काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया, इसमें दे क्लेम दैट गुमनामी बाबा वाज नॉट नेताजी, दैट द स्टेट गवर्नमेंट हैड इन्वेस्टिगेटेड इनटू द मैटर on its behalf, and they found that although there were links with Netaji, although there were links with people close to Netaji, and many of the materials found in Ram Bhavan had close linkage with Netaji, their stand was that Gumnami Baba was not Netaji. आगे चल के 2010 में फैज़ाबाद के सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय विचार केंद्र, जो शक्ति सिंह भाई साहब का ऑर्गेनाइजेशन है, they filed a case to bring back certain items which were taken by the Justice Mukherjee Commission of Inquiry to the Central National Archives. They should be brought back to the Treasury. तो कोर्ट ने फाइनली ये ललिता बोस का पिटिशन और शक्ति सिंह का पिटिशन को क्लब करके अपना जजमेंट इशू किया 2013 में. When the lawyer who represented Lalita Bose initially in the early days, Robin Mitra, passed away, his daughters took up the case, and both of them are well-known lawyers in Uttar Pradesh, Bulbul Goriyal and Madhumita Bose. They represented the case of Lalita Bose and also Shakti Singh. So they continued the same argument that not only should there be a thorough probe, but all the material should be scientifically and properly preserved. This argument, this prayer was constantly opposed by the state of Uttar Pradesh and the lawyer representing the government of India. After hearing all the arguments of both the sides, the court issued its judgment on 31st January 2013, and it's a very detailed and logically explained order. I will not go into the details of the argument, but just mention some of the highlights, some salient points. The judgment noted the fact that although there were 3 inquiries conducted by the central government, the issue remained unresolved. जबकि शानवास कमेटी और खोसला कमीशन ने ये कंक्लूजन पे पहुंचा कि नेताजी की मौत हो गई थी प्लेन क्रैश में. The court noted that, which is widely known and very well known, and that was the reason for setting up the Mukherjee Commission, that the conclusions of these 2 inquiries were not acceptable to a large number of people, and there were many loopholes in those inquiries. यही बात सेंट्रल गवर्नमेंट की लॉयर ने खुद कलकत्ता हाई कोर्ट को 1997 में भी बताया था. तो ये कोई नई बात नहीं है, बट इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने भी इस बात की नोट की है. Now when it comes to the Mukherjee Commission,
The Mukherjee Commission reached the conclusion that Netaji did not die in the plane crash in 1945, but could not answer the question as to what happened to him. The lawyers on behalf of the petitioners argued that since the government had rejected the findings of the Mukherjee Commission, the Mukherjee Commission's observations or finding on Gumnami Baba issue still remained inapplicable and unresolved. It was hanging in the midway. It needed to be taken to a conclusion, a logical conclusion. इसके बाद the court, Justice Devi Prasad Singh, went into the details of how the Mukherjee Commission dealt with the issue of Gumnami Baba in his in its report. Justice Mukherjee ने ये कंक्लूजन पे पहुंचा था गुमनामी बाबा इशू के ऊपर कि there is substantial oral and documentary evidence that which indicate that Gumnami Baba was none other than Netaji. पर कुछ प्रॉब्लम्स भी थे. प्रॉब्लम्स क्या थे? जैसे हैंडराइटिंग एनालिसिस जो सरकारी लैब से कराया गया था, दोज रिपोर्ट्स वे नेगेटिव. मतलब गुमनामी बाबा के कहा गया, सरकारी लैब्स के रिपोर्ट में ये कहा गया था कि हैंडराइटिंग नहीं मैच कर रहे हैं गुमनामी बाबा के और नेताजी के. और सरकारी लैब से जो डीएनए टेस्ट रिजल्ट्स आए थे, 2 सरकारी लैब्स से, एक सरकारी लैब से जो रिपोर्ट आया उन्होंने कहा कि दे कुड नॉट रीच एनी कंक्लूजन. वो कह नहीं सकते कि डीएनए मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिकॉज एडिक्वेट सैंपल नहीं मिला है. और दूसरी लैब कोलकाता के CFSL ने कहा कि मैच डीएनए नहीं हो रहा है. गुमनामी बाबा के डीएनए के साथ नेताजी की परिवार के डीएनए जब मैच कराया गया है तो वो मैच नहीं हो रहा है. तो इसके चलते जस्टिस मुखर्जी कुड नॉट रीच अ कंक्लूजन कि सच में गुमनामी बाबा नेताजी थे कि नहीं थे. जस्टिस DP सिंह ने इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं उनके जजमेंट में. जैसे कि उनकी जजमेंट के एक जगह पे जस्टिस DP सिंह और जस्टिस दीक्षित ने लिखा है, फ्रॉम द अफोरसेड मटेरियल डिस्कस्ड बाय मुखर्जी कमीशन there appears to be no room of doubt that there was substantial oral and documentary evidence which prima facie makes out a case for scientific investigation with regard to identity of late Gumnami Baba. इसका मतलब ये निकला कि मुखर्जी कमीशन को जो एविडेंस मिला था वो काफ़ी है, that is enough, that is adequate to merit further investigation, scientific investigation into the identity of Gumnami Baba. This is the view of a high court. जिस वजह से जस्टिस मुखर्जी ने कोई ठोस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए कि गुमनामी बाबा नेताजी थे कि नहीं, वो डीएनए टेस्ट जो था, जो मैच नहीं कर रहा था, डीएनए मैच नहीं कर रहा था गुमनामी बाबा और नेताजी के फैमिली मेंबर्स के बीच में, उसको जस्टिस DP सिंह ने बारीकी से एनालाइज किया. और उन्होंने बहुत एक ज़रूरी सवाल उठाया. यहाँ पे सवाल ये उन्होंने उठाया कि मुखर्जी कमीशन ने ये जो नेगेटिव डीएनए टेस्ट है वो उसको तो एक्सेप्ट कर लिया है, बट द कमीशन हैज़ नॉट प्रोवाइडेड एनी एविडेंस कि जो दांत मिले थे वहाँ पे, जो दांत फैज़ाबाद में मिले थे जिसके बेसिस पे ये डीएनए टेस्ट कराया गया था, वो दांत भगवान जी के थे, इसका कोई एविडेंस कमीशन ने पेश नहीं किया है. एंड देयर इज़ नथिंग टू प्रूव, देयर इज़ नो irrefutable proof that those teeth belonged to गुमनामी बाबा. मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ जजमेंट में जस्टिस सिंह और जस्टिस दीक्षित ने क्या लिखा है. After careful reading of the Commission's report, it appears that the Commission has based its finding on the DNA test of 5 teeth out of 9 found in Ram Bhavan, Faizabad. Commission has not discussed any evidence or recorded a finding that 5 teeth found in Ram Bhavan sent for DNA test were of Gumnami Baba or Bhagwan Ji, and who were the persons who retained the teeth of Gumnami Baba after cremation. और इसका जो लीगल in the context of evidence, legal evidence, इसका मतलब क्या हुआ? This is explained by the judgment. The judgment says
Even little doubt with regard to the veracity of teeth will compel a man of common prudence not to ignore the oral and other documentary evidence, that too when there was difference of opinion with regard to handwriting of Netaji compared by experts. इन प्लेन सिंपल टर्म्स इसका मतलब ये हुआ कि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स से जो रिपोर्ट मिला था, जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट थे बी लाल, उन्होंने अपने वॉल्यूमिनस रिपोर्ट में इन हंड्रेड्स ऑफ सैंपल्स को उठा उठा के बंगाली और इंग्लिश राइटिंग को प्रेजेंट करके दिखाया है कि हैंडराइटिंग मैच करते हैं, गुमनामी बाबा और नेताजी के हैंडराइटिंग मैच करते हैं। जबकि सरकारी लैब से, सरकारी एक्सपर्ट से जो रिपोर्ट आया है बहुत रफ और बहुत कैजुअल टाइप का रिपोर्ट है। एक लैब का रिपोर्ट तो 1 पन्ने का है और दूसरे लैब का रिपोर्ट 4-5 पन्ने का है, छोटे छोटे कुछ सैंपल लिखा के दे क्लेम दैट हैंडराइटिंग मैच नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ कन्फ्लिक्ट मान लिया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मान लिया कि यहाँ पे ओपिनियन का कन्फ्लिक्ट है, और जब ये कन्फ्लिक्ट है देन द डीएनए टेस्ट बिकम्स ऑल द मोर क्रिटिकल। और डीएनए टेस्ट का बेसिस जो है, जिस दांत से डीएनए निकाल के टेस्ट एनालाइज किया गया है, जब उस दांत के सोर्स का ही पता नहीं है, तब कैसे ये कमीशन ने मान लिया कि ये दांत सही में गुमनामी बाबा का ही था। There was no one who could claim or who came forward to testify that these teeth belonged to Gumnami Baba. So that was the catch, and that is the reason why he asked the government to do a couple of things. Firstly, he explained, let me read it out to you. Whenever there is doubt or even a little doubt, to record a finding with regard to belonging or identity of a great national hero and patriot like Netaji, duty is cast upon the government to preserve the articles or household goods of such person at appropriate place or museum scientifically, so that the coming generation may not be divested from its right of access for research work or otherwise to look into it while evaluating the petitioner's claim. जब ऐसा है, जब ऐसा कन्फ्यूजन है एविडेंस रिकॉर्डिंग के रिगार्डिंग, देन इट बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट कि जितना सामान मिला है उस सब को साइंटिफिकली प्रिजर्व किया जाए। इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन्स। ये मानना था इलाहाबाद हाई कोर्ट का। एंड देन द कोर्ट मेड अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। द कोर्ट सेड that the government of India has rejected the findings of Mukherjee Commission, the Mukherjee Commission report. So it is futile to argue that the Mukherjee Commission's finding was this or that. The whole matter is gone because Mukherjee Commission's report was rejected. So उस मुद्दे को खींच के आज की हियरिंग में नहीं लाया जा सकता. That was the court's argument. कोर्ट ने जजमेंट में ये लिखा कि नेताजी का जो डिसअपियरेंस मिस्ट्री है उसको सुलझाना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है. बट बिकॉज द पिटिशनर्स हैड नॉट आस्क्ड फॉर एन ऑर्डर ऑन दैट मैटर, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस पर कोई ऑर्डर इशू नहीं किया. सो बेस्ड ऑन ऑल द फैक्ट्स एंड एविडेंसेस, द लखनऊ बेंच ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट issued its order on 31st January 2013, asking the state government to consider setting up a museum to scientifically preserve all the material that belonged to Gumnami Baba under the supervision of a qualified person. And it also asked the state government to consider setting up a new inquiry which should be headed by a retired High Court judge and should comprise a team of experts and higher officers of the government. This was a clear and categorical order of the Allahabad High Court's Lucknow bench. The game started after this, and this is where the documents which we discovered recently throw new light, because they explain
what the state government did after the order of the state high court.